नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई जो सीईटी का भी एग्जाम है उसके लिए शिद्दत से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, पिछली 2-3 क्लासों में हमने चौहान साम्राज्य की शुरुआत की थी और पहली क्लास में हमने सांबर के चौहान पढ़े थे, दूसरी क्लास में हमने अजमेर के चौहान पढ़े थे और तीसरी क्लास में हमने पढ़ा था रणथंभौर और नाडोल के चौहान पढ़े थे। तो नाडोल के चौहान शासक अलहन का एक बेटा है कीर्तिपाल, वो वहां से निकलकर जालोर में चौहान साम्राज्य की स्थापना करता है। तो आज की क्लास में हम जालोर के चौहान पढ़ेंगे। जालोर के चौहान। तो देखिए, कल हमने पढ़ा था कि नाडोल का चौहान शासक है अलहन और इस अलहन का बेटा है कीर्तिपाल, जिसे कीतू के नाम से भी संबोधित किया गया है। किसमें? नैनसिरी ख्यात में। तो कीर्तिपाल क्या करता है, 1311 में परमाणु से छीनकर जालोर में चौहान साम्राज्य की स्थापना करता है। और यहां पर जो परमरवा का राजा था वो था कुंतपाल। तो परमाणु के कुंतपाल से जालोर को छीनकर जालोर में चौहान साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? कीर्तिपाल। तो यहां से सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जालोर के चौहान साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो वो कौन हो गया? कीर्तिपाल। और देखिए, जो जालोर का दुर्ग है, जालोर फोर्ट, वो कहां पर बना हुआ है? सोनगिरी, यानी इस सोन पर्वत पर बना है, इसलिए जालोर को क्या कहा जाता है? सोनगढ़। एक इसका नाम है कांचनगढ़ और इसके साथ ही एक इसका और नाम मिलता है सुवर्णगिरी। जालोर दुर्ग का नाम है सुवर्णगिरी। देखिए, जालोर दुर्ग को सुवर्णगिरी कहते हैं और स्वर्णगिरी कहते हैं जैसलमेर दुर्ग को। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। स्वर्णगिरी है जालोर दुर्ग और स्वर्णगिरी है कौन सा? जैसलमेर दुर्ग। और जो जालोर का प्राचीन नाम है वो मिलता है हमें जाबालीपुर। और ये किसमें मिलता है हमें? बिजोलिया अभिलेख में। बिजोलिया अभिलेख में जालोर का नाम क्या मिलता है? जाबालीपुर। ऐसा कहा जाता है कि यहां पर एक ऋषि हुए थे, ऋषि जाबाली। और इस जाबाली ऋषि के नाम पर ही जो जालोर का नाम है वो जाबालीपुर था। ठीक है, और कहते हैं कि अगर एक वृक्ष होता है जाल, जो संभवतः मारवाड़ में पाया जाता है, जाल का वृक्ष, तो इस जाल वृक्ष की अधिकता होने के कारण इसको क्या कहा गया? जालोर। तो ये कुछ बातें हैं इसके मूल पुरुष से संबंधित कि कीर्तिपाल इसकी 1311 में परमाणु से छीनकर स्थापना करता है और चौहानों की जालोर वाली शाखा क्या कहलाती है? सोनगरा चौहान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि जालोर में किस साम्राज्य या किस वंश का शासन है? तो वो हम सीधा कह देंगे कि ये चौहान वंश का। लेकिन चौहानों की शाखा कौन सी है? तो चौहानों की शाखा हो जाएगी सोनगरा। और ये जालोर के कुछ अलग अलग नाम है, सोनगढ़, कांचनगढ़, सुवर्णगिरी, जाबालीपुर,
और जमालपुर नाम कहां पर मिलता है हमें? बिजोलिया अभिलेख में। अब देखिए स्रोत कौन कौन से हैं कि जालोर के चौहान वंश या चौहान साम्राज्य की स्थापना और उससे संबंधित जो बातें हैं, उससे संबंधित जो राजा है, उनका वर्णन हमें कहां से मिलता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो एक राइटर है पद्मनाभ, तो पद्मनाभ ने लिखा है कानड़ देव प्रबंध। और एक पद्मनाभ ने और लिखा है पद्मनाभ। विरमदेव सोनगरारी बात। और एक है जालोर प्रशस्ति। तो इन तीन चीजों को आधार मानकर जो जालोर के चौहानों का इतिहास है वो हम पढ़ते हैं। एक तो पद्मनाभ के दो ग्रंथ है, कानड़देव प्रबंध, विरमदेव सोनगरारी बात और जालोर प्रशस्ति। लेकिन जो मुस्लिम इतिहासकार हुए हैं या जो विदेशी इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने भी कुछ अपने साहित्य या ग्रंथ दिए हैं। जैसे कर्नल टोड हो गया, एक इतिहासकार है बर्नी, एक इतिहासकार है अमीर खुसरो, तो इन्होंने भी अलग अलग अपने साहित्य बताए हैं जालोर के इतिहास से संबंधित। तो मेन जो हमारे ग्रंथ है वो यही है, कानड़देव प्रबंध, विरमदेव सोनगरारी बात और जालोर प्रशस्ति। तो देखिए इनका जो संस्थापक या जो मूल पुरुष है वो कौन हो गया? कीर्तिपाल। तेरह सौ 11 में स्थापना करता है। और जालोर में पहले किसका शासन था? परमारों का। कुंतपाल परमार को हराकर जो ये कीर्तिपाल है यहाँ पर जालोर में चौहान साम्राज्य की स्थापना करता है। और चौहानों की ये जो शाखा है वो कौन सी है? सोनगरा। तो कीर्तिपाल के बाद में इसका बेटा राजा बनता है समर सिंह। तो समर सिंह के बारे में कहा गया है कि जो समर सिंह है वो जालोर दुर्ग का परकोटा बनवाता है, रैम्पार्ट। जालोर दुर्ग का परकोटा। तो ये जालोर दुर्ग का परकोटा बनवाया, यहाँ पर आर्मरी बनवाई, शस्त्रागार, यहाँ पर भंडारण करने के लिए कोषागार बनवाया और अनेक क्या बनवाए? मंदिर बनवाए। जालोर के काफी सारे मंदिरों, जो मंदिर है वो मंदिर बनाने का श्रेय अगर जाता है तो वो किसको जाता है? समर सिंह को। समर सिंह के बाद में एक, हाँ, ये समर सिंह अपनी बेटी लीला देवी की शादी करता है। समर सिंह की बेटी है लीला देवी, तो इससे लीला देवी की शादी करता है गुजरात के भीम चालुक्य द्वितीय से। भीम चालुक्य द्वितीय। तो देखिए जालोर और गुजरात के बीच यहाँ पर वैवाहिक संबंध स्थापित हो रहे हैं। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इन दोनों के बीच में या इन दोनों जो राज्य है इनके बीच में जो संबंध है वो मधुर स्थापित हो गए थे, है ना। तो ये कुछ बातें हैं समर सिंह के बारे में।
और समर सिंह के बाद यहाँ का राजा बनता है वो है उदय सिंह। देखिए सबसे पहले ऐसा वर्णन मिलता है कि ये किसके समकालीन था, दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश के समकालीन, दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश के समकालीन था। ऐसा कहता है कि उदय सिंह के टाइम में जो इल्तुतमिश है वो जालौर पर आक्रमण करता है, लेकिन यहाँ पर वो सफल नहीं हो पाता। उसने जो आक्रमण किया था वो गर्मी के दिनों में किया था, तो ज्यादा गर्मी, यानी मारवाड़ में वैसे भी गर्मी ज्यादा पड़ती है, यहाँ पर रेगिस्तान है, मरुस्थल है, तो ज्यादा गर्मी होने के कारण जो इसके सैनिक है, जो इसकी सारी सेना है, वो यहाँ से भाग खड़ी हुई। और बाद में कहते हैं कि इल्तुतमिश और उदय सिंह के बीच में क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। ठीक है, पहली बात मतलब इसने इल्तुतमिश के आक्रमण को विफल किया था। देखिए हमारे इतिहासकारों की क्या विडंबना है कि दिल्ली के राजा को राजस्थान की एक छोटी सी रियासत का राजा हरा के वापस भेज रहा है, उसको अपने राज्य में घुसने नहीं दे रहा। लेकिन और यहाँ पर यह भी लिखा है कि इल्तुतमिश के आक्रमण को उदय सिंह विफल कर देता है। विफल का मतलब उदय सिंह ने इल्तुतमिश को हरा दिया, लेकिन ऐसे युद्धों का राजस्थान के इतिहास में, या इतिहासकार ऐसे युद्धों को भूल गए, उन्होंने राजस्थान के इतिहास को हमेशा कमतर आंका है। इसके बाद वो गुजरात का एक मंत्री था, मंत्री है गुजरात का, नाम है उसका लवण प्रसाद। इस लवण प्रसाद को हराता है। तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि समर सिंह के टाइम में जो गुजरात के चालुक्यों के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन यहाँ पर फिर वो गुजरात के लवण प्रसाद से युद्ध कर रहा है, तो मतलब उदय सिंह के टाइम गुजरात और जालौर के संबंध फिर से खराब हो गए थे। इसके बाद में मेवाड़ का राजा था रावल जैत्र सिंह। मेवाड़ का राजा कौन है, रावल जैत्र सिंह। तो जैत्र सिंह आक्रमण करता है कहां पर, जालौर पर। लेकिन यहां पर ये उदय सिंह है, ये समझदारी दिखाता है, और उदय सिंह की बेटी थी रूपा देवी, सॉरी उदय सिंह की बेटी नहीं थी, उदय सिंह की पोती थी, पौत्री। और उदय सिंह की पुत्री रूपा देवी की शादी ये जैत्र सिंह के बेटे तेज सिंह से कर देता है। और इसके बाद में उदय सिंह के बारे में ज्यादा चीजें है नहीं, और इसकी जो छतरी है या जो स्मारक है वो भीनमाल जालौर में बना हुआ है। तो ये था उदय सिंह के बारे में। फिर उदय सिंह का बेटा चाचिंग देव यहाँ का राजा बनता है। चाचिंग देव ने उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज। और ये दिल्ली के बलबन और नसरुद्दीन महमूद के समकालीन था। और चाचिंग देव के बाद में यहाँ का राजा बनता है सामंत सिंह।
और सामंत सिंह के बाद में राजा बनता है काहनड़ देव। तो एग्जाम दृष्टि से अगर जालोर का कोई मुख्य या महत्वपूर्ण राजा है वो है कानड़ देव। अगर जालोर के चौहान साम्राज्य से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मुख्यतः 95% वो कहां से पूछा जाएगा, कानड़ देव के बारे में। तो विस्तार से पढ़ते हैं कानड़ देव के बारे में। कौन है, कानड़ देव। अब कानड़ देव के समकालीन दिल्ली सल्तनत का राजा कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी यहां पर आक्रमण करता है जालोर पर। कब, 1311 में। सॉरी 1311 में तो जालोर का साका होता है, उससे पहले ही वो आक्रमण करने आ गया था। तो अब कारण क्या रहे होंगे वो जानते हैं। कारण देखिए, कानड़ देव प्रबंध में ये लिखा है। ठीक है, कानड़ देव प्रबंध के हिसाब से हम इसके कारण पढ़ रहे हैं कि ऐसा हुआ था कि 1298 में अलाउद्दीन खिलजी अपने दो सेनापति उलुग खां और नुसरत खां, उलुग खां व नुसरत खां, इन दोनों के नेतृत्व में गुजरात पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजता है। यानी गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके वो उस मंदिर को लूटना चाहता था। तो अब देखिए, दिल्ली का बंदा गुजरात जाना चाहता है और सीधा रास्ता कहां से पड़ता है, जालोर से और मेवाड़ से। लेकिन जालोर वाला रास्ता क्या है, सीधा। तो उलुग खां और नुसरत खां ने कानड़ देव से कहा कि हमें इस रास्ते से या जालोर के रास्ते होकर हमें जाना, मतलब यहाँ से हमें जाना है, हमें जाने दिया जाए। लेकिन कानड़ देव मना कर देता है। वो बोलता है कि ऐसे धर्म विरोधी सेनाओं और सेनापतियों के लिए जालोर में कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पर मना कर देता है वो जालोर से गुजरने से, जिसके फलस्वरूप बाद में वो चले तो मेवाड़ से जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन सेनापतियों के दिमाग में या अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में था कि जो कानड़ देव इतनी छोटी सी रियासत का राजा है, वो एक शाही सेना को उसके राज्य से गुजरने से मना कर रहा है। पहला कारण है। दूसरा कारण, जब यही सेना गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटकर वापस आ रही थी तो वो जालोर की सीमा से गुजरी। तो जालोर के राजा कानड़ देव ने इन पे आक्रमण करके इनका जो लूटा हुआ माल है उसको लूट लिया था। ठीक है, गुजरात का लूटा हुआ माल। ये माल छीन लिया था, जिसके कारण भी अलाउद्दीन खिलजी किससे नाराज था, कानड़ देव से। ठीक है, ये बात किसमें लिखी है, पद्मनाभ के कानड़ देव प्रबंध में, कि गुजरात आक्रमण के समय कानड़ देव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी और उसकी सेना को रास्ता नहीं दिए जाना और वापस आते समय उस लूट के माल को लूट लेना। इसके कारण जो अलाउद्दीन खिलजी है वो कानड़ देव से नाराज हो गया और उसके बाद में उसने यहाँ पर आक्रमण किया था। ये बात किससे पता चलती है, कानड़ देव प्रबंध, पद्मनाभ की कानड़ देव प्रबंध से। लेकिन
एक इतिहासकार और वह है फरिश्ता। एक बंदा है उल मुल्क मुल्तानी। इस उल मुल्क मुल्तानी को अलाउद्दीन खिलजी भेजता है जालोर पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन ये उल मुल्क मुल्तानी है, ये क्या करता है, कान्हड़ देव को समझा बुझाकर अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार करने के लिए मना लेता है और कान्हड़ देव मान भी जाता है। और कान्हड़ देव अपने पुत्र विरम देव के साथ इस अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाने लगा, यानी वो आता जाता रहता था। मतलब अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर चुका है कौन, ये कान्हड़ देव। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब दरबार में सभी बैठे थे तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी राजा नहीं है या कोई भी शक्तिशाली राजा हिंदुस्तान में बचा ही नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके। इस पर क्या है, कान्हड़ देव गुस्सा हो गया और वो अलाउद्दीन खिलजी को चुनौती देके उसके दरबार से निकल जाता है और आकर युद्ध की तैयारी करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन खिलजी भी जालोर पर आक्रमण करता है। तो ये चीजें किसने बताई है, फरिश्ता ने। अब है नैन्सी विख्यात भूणोत नैन्सी। तो नैन्सी विख्यात में बताया गया है कि जो कान्हड़ देव का बेटा था विरम देव, और अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी फिरोजा। हाँ, ये वही विरम देव है जिसने कहा था, क्या कहा था कि मामू लाजे भाटियार कुड़ लाजे चौहान, जे हूं परणु तुरकणीर उल्टो हो गए भाण। कि अगर मैं इस तुर्क कन्या से शादी कर लूंगा तो पश्चिम में ही सूरज उगेगा, तभी इससे मेरी शादी हो सकती है। तो विरमदेव फिरोजा से शादी करने को मना कर देता है। फिरोजा खुद आती है विरमदेव को समझाने के लिए, लेकिन ये नहीं मानता, जिसके परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण करता है और फिर विरमदेव और कान्हड़ देव यहाँ पर मारे जाते हैं। लेकिन देखिए, ये चीजें हो सकता है कि जो ये ख्यात लेखक है इन्होंने अपने मन से आधी चीजें लिख दी हो, इनमें सच्चाई मात्र कम रही होगी। लेकिन जो असली सच्चाई है वो ये है कि देखिए, अलाउद्दीन खिलजी है वो किसको जीत चुका है, मेवाड़ को वो जीत चुका है। हमने पढ़ा है कि 1301 में मेवाड़ का प्रथम शाखा होता है चित्तौड़ का। मेवाड़ पर किसका अधिकार है, 1303 में होता है चित्तौड़ का प्रथम शाखा, है ना। रणथंभौर को भी वो जीत चुका है ना। रणथंभौर में भी 1301 में शाखा हुआ था। अब इसके बाद में किसका नंबर आ रहा है, जालोर का, क्योंकि ये जो अलाउद्दीन खिलजी है वो क्या है, साम्राज्यवादी विस्तार राजा है, साम्राज्यवादी विस्तार नीति। साम्राज्यवादी विस्तार नीति, इसके कारण वो अपना जो परचम है या जो अपने दिल्ली सल्तनत की सीमा है वो पूरे भारत में बढ़ाना चाहता है। और ये जालोर इसके दक्षिण अभियान में भी सहायता करेगा, है ना, दक्षिण अभियान में। मैं तो यही कारण है। फिर बाकी ख्यातिकारों ने बता दिया कि फिरोजा विरमदेव वाला बात हो गया, सॉरी फिरोजा विरमदेव वाली बात। अगली बात हो गई कि कान्हड़ देव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से मतलब क्रोधित होकर आ गया था, और फिर वो गुजरात आक्रमण वाली बात वो हो गई। तो देखिए, इतना सब कुछ हो गया। तो 1311 में जालोर का शाखा होता है, जालोर का प्रथम शाखा। ऐसा कहते हैं कि जो ये जालोर दुर्ग है इसकी जो कुंजी है वो कहा जाता है सिवाड़ा दुर्ग को। जैसे कल ही हमने पढ़ा था कि रणथंभौर की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है, जैन दुर्ग को।
इसी प्रकार जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग को, है ना, ये क्या है, जालोर की कुंजी। जालोर की क्या है ये, कुंजी। तो 1308 में अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति कमालुद्दीन गुरुक के नेतृत्व में सिवाना को जीत लेता है। और सिवाना पर उस टाइम सातल देव चौहान का अधिकार था, जो कान्हड़ देव का भतीजा था। तो यहाँ पर भी सिवाना का प्रथम शाखा होता है। ठीक है। और 1311 में क्या होता है, जालोर का प्रथम शाखा होता है, जिसमें कान्हड़ देव क्या करता है, यहाँ पर वही शाखा होता है जिसमें शाखे में मैंने बताया दो चीजें होती है, जौहर व केसरिया। जौहर इसकी पत्नी जैतुल देवी और केसरिया कान्हड़ देव और वीरम देव। ऐसा कहते हैं कि इसमें भी छल हुआ था। एक कान्हड़ देव का एक सेनापति था बीका सरदार दहिया। वो बीका सरदार दहिया लालच में आकर अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाता है और खिलजी उसको कहता है कि मैं तुम्हें जालोर का राजा बना दूंगा। और ये बात जो बीका सरदार दहिया है, बीका सरदार दहिया, बीका सरदार दहिया अपनी पत्नी हीरादे को यह बात बताता है कि मैं कल क्या करूंगा, राजा बन जाऊंगा जालोर का, और मैं किससे मिल चुका हूं, अलाउद्दीन खिलजी से। तो वो हीरादे क्या करती है, अपने पति बीका सरदार दहिया को मारती है और ये सूचना किस तक पहुंचाती है, अलाउद्दीन कान्हड़ देव के पास। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन ऐसी वीरांगनाओं को नमन है हीरादे। और 1311 में ये शाखा होता है। इसके बाद में जालोर का नाम बदलकर वो रखता है जलालाबाद। अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है यहाँ पर शाखे के बाद। और यहाँ पर एक मस्जिद बनाता है जिसे कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद। देखिए, अगर आपको जालोर के प्रथम शाखा के बारे में और ज्यादा जानना है तो हमारी एक क्लास हो रखी है राजस्थान के प्रमुख शाखे। उसमें आप ये सिवाना का शाखा और ये जो जालोर का शाखा है उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम जो ये चौहान है, बचे हुए हाड़ौती के, सिरोही के, कोटा और बूंदी, ये चारों राज्यों के चौहान वंश खत्म करके फिर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।